नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज बात करेंगे हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 31, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह आने वाली परीक्षा RO हो या उसके बाद VPDO और हाल ही में आई नई परीक्षा जो कि इंटर लेवल की परीक्षा है, उसकी दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज की वीडियो का, हैदराबाद से प्राप्त मृत भांडों की तुलना गोदावरी घाटी से प्राप्त मृत भांडों से किसने की थी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मृत भांड होते क्या हैं। प्राचीन समय में अनाज को रखने के लिए इस तरीके से गगरी का उपयोग किया जाता था, मिट्टी का। ठीक है, इसी को कहा जाता है मृत भांड। ठीक है, जिसमें ऊपर थोड़ा मुंह बड़ा और उसके बाद संकरी सी नली और नीचे एक बड़ा सा घड़ा टाइप में, इसी को कहा जाता था मृत भांड, जिसमें प्राचीन समय में कलाकारी भी की जाती थी इस तरीके से। तो ऑप्शन ए है DP शर्मा, बी AP जोशी और सी आल्विक और डी HD संकरिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा DHD संकलिया। इनके द्वारा ही जो हैदराबाद है वहाँ से प्राप्त मृत भांडों की तुलना गोदावरी घाटी के प्राप्त मृत भांडों से की गई थी। फिर है अगला सवाल, कत्यूरी, ये कस्तूरी हो गया, ये क्या होगा, कत्यूरी शासन में करिका था। देखिए, कत्यूरी शासन काल में करिका नामक जो पदाधिकारी था उसके बारे में पूछा गया है। तो ये पदाधिकारी था, ऑप्शन है इसके गुप्तचर, राजमिस्त्री, गिरिद्वार रक्षक या सीमा सुरक्षा अधिकारी। अगर बात करें करिका की, तो करिका होता था उस समय का प्रमुख राज मिस्त्री, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। और अगर बात करें घट्टपाल की या गिरिद्वार रक्षक की, तो इसकी रक्षा के लिए घट्टपाल नामक अधिकारी क्या था, पदासीन था। ठीक है, तो दूसरे सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी राज मिस्त्री। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, करिका। फिर है अगला सवाल, विवाह के लिए रंगभंग प्रथा किस जनजाति में प्रचलित। तो रंगभंग प्रथा जो प्रचलित है, इसके ऑप्शन है भोटिया जनजाति, थारू जनजाति, जौनसारी और डी बोक्सा। तो अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है हमारा ए भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति में यह विवाह प्रचलित था प्राचीन समय में। अभी तो बहुत ही विलुप्ति की कगार पे है, ना के बराबर ही होता है, पर हाँ प्राचीन समय में भोटियों में एक विवाह रंगभंग प्रथा के द्वारा भी होता था। ठीक है, और कैसे होता था मैंने बताया कि गांव के बाहर कोई घर बनाकर उसमें जो युवक और युवती हैं गांव के, वह नृत्य और संगीत के माध्यम से क्या करते थे, अपने आचार विचार जो है वह प्रकट करते थे। जिसके बाद जिनके आचार विचार मिल गए वह क्या कर लेते थे, बाद में आपस में विवाह कर लेते थे। तो रंगभंग प्रथा किससे प्रचलित है, भोटिया से। फिर है अगला सवाल, कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। देखिए, कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है जो है वह कौन सी है, पिथौरागढ़ में स्थित पंचाचूली। कहाँ पे स्थित है अगर बात करें, तो पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है पंचाचूली। पंचाचूली नाम की पड़ा है क्योंकि इसमें क्या है, 5 इस तरीके से हैं, आपको 5 पर्वत मिल जाएंगे। और प्राचीन अगर कहावत की बात करें, तो प्राचीन में ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव आए थे उत्तराखंड में, तो उन्होंने अपने 5 चूल्हे लगाए थे। ठीक है, जो पंचाचूली है इनको क्या चूल्हे का लगाए थे इनने। ठीक है, 5 चूल्हे लगाए थे पांचों भाई ने, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पंचाचूली कहा जाता है। तो इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें, तो इसके ऑप्शन है 6,861, 6,901, 6,904 और 6,925। अगर बात करें पंचाचूली के हाइट की, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6,904 मीटर। ठीक है, ये सब ऊंचाई किस में है, मीटर में है। 6,904 जो है कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली की क्या है, ऊंचाई है समुद्र तल से। तो ऑप्शन सी क्या होगा, चौथे का सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करने वाली रेखाएं हैं उसके ऑप्शन है हमारे पास मुख्य सीमा थ्रस्ट, ये सॉरी MCT नहीं होगा, ये क्या होगा, MBT। ठीक है, मुख्य बाउंड्री थ्रस्ट इसको कहा जाता है, या मुख्य सीमा रेखा। फिर है बी ऑप्शन वृहद सीमा भ्रंश, और सी है मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट,
मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखाएं हैं। देखिए उत्तराखंड जो है वह भौगोलिक रूप से भागों में बटा है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा हरिद्वार के नीचे का क्षेत्र, जिसको कहते हैं हम मैदानी क्षेत्र। इसके बाद आ जाता है हमारा तराई क्षेत्र, ठीक है, कौन सा, तराई क्षेत्र। तराई के बाद आ जाता है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक के बाद आ जाते हैं हमारे लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद आ जाता है हमारा वृहद हिमालय, या फिर इसको क्या कहा जाता है, महान हिमालय, वृहद या महान हिमालय। और इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, ट्रांस हिमालय। ये क्या है, हमारे भौगोलिक भाग हैं किसके, उत्तराखंड के। अगर बात करें तराई और जो हमारा शिवालिक और जो है लघु हिमालय, इसको अलग करने वाली रेखा कहलाती है हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि एमबीटी। देखिए हाल ही में सवाल पूछा गया था कि जो हमारा ईओ वाला पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आया था कि दून को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। देखिए शिवालिक से ही लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है, हमारा दून द्वार घाटियाँ हैं, ठीक है, दून द्वार घाटियाँ शिवालिक और जो लघु हिमालय है इसके मध्य में स्थित है। तो एमबीटी किसको क्रॉस करती है, हमारा दून को, तो उसका ऑप्शन सही गया था एमबीटी ऑप्शन, ठीक है। पर यहाँ पूछा क्या गया है, लघु और वृहद हिमालय। इसके बाद जैसे शिवालिक है, इसके बाद क्या आ जाता है हमारा लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद क्या आता है, लघु हिमालय, और इसके बाद आ जाता है वृहद हिमालय, ठीक है। इन दोनों को जो अलग करने वाली रेखा है वह है हमारा मेन केंद्रीय थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। तो पांचवे का सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन एम। फिर है अगला सवाल, 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड का स्थान रहा। करंट अफेयर से ये सवाल उठाया गया है, और इसके ऑप्शन है पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। तो इसका सही आंसर है तीसरा। जो 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें उत्तराखंड का तीसरा स्थान रहा था। और अगर बात करें कुल गोल्ड मेडल की, तो उत्तराखंड को 18 गोल्ड मेडल कुल प्राप्त हुए थे, ठीक है। 18 गोल्ड मेडल के साथ उत्तराखंड ने तीसरा। और बात करें अगर पहले की, तो पंजाब ने 36 गोल्ड मेडल के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था, किसने, पंजाब ने, ठीक है। तो छठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है रामगंगा नेशनल पार्क किसका प्राचीन नाम है या पुराना नाम है। तो रामगंगा नेशनल पार्क पुराना नाम है, उसके ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये चार ऑप्शन है। इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो रामगंगा नेशनल पार्क प्राचीनतम नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, या फिर जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगर बात करें जिम कार्बेट नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसको चीज़ों को नोट कीजिएगा, 1936 में सर हैली जो उस समय तत्कालिक गवर्नर थे, सर हैली के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, हैली राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम से इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, और यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान रहा था उस समय। 1936 के बाद फिर इसमें बाद में परिवर्तन हुआ, और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। फिर 1957 में पर्यावरणविद जो हमारे जिम कार्बेट थे उनके नाम पे इसका नाम क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। तो सातवें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर है अगला सवाल, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किस शासक के समय आया था। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय चेंज हुआ था उसके ऑप्शन है लुसिंगटन, बी रैमजे, सी ट्रेल, और डी बैटन। तो अगर बात करें मुख्यालय की, तो सबसे पहले मुख्यालय जो था कुमाऊं कमिश्नरी का कहाँ था, अल्मोड़ा था, जब 1815 में यहाँ पे ब्रिटिश शासन आया था। उसके बाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया था नैनीताल। तो हमने बताना है कि उस समय तत्कालिक कमिश्नर कौन थे, तो तत्कालिक जो कमिश्नर थे वह थे बैटन, ठीक है। बैटन के समय ही जो है अल्मोड़ा से कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित किया गया था।
अगर सर बैटन की बात करें तो इनका जो काल है वह कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन में क्या टिक मार देते हैं, कुमाऊं का स्वर्ण काल कमिश्नरी में रैमजे का या फिर ट्रेल का, क्योंकि इन दोनों के काम बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं या हैं बहुत ज़्यादा। पर जो कुमाऊं का स्वर्ण काल था वह किसके काल को माना जाता है, हमारा बैटन के काल को। ठीक है, अगर बैटन की बात करें तो इन्होंने कार्यभार संभाला था हमारा 1848 से 1856 तक, और 1855 में अल्मोड़ा से नैनीताल क्या की गई थी, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था। लुसिंगटन की बात करें तो लुसिंगटन का कार्यकाल रहा 1838 से 1848 तक। और बात करें अगर ट्रेल की तो ट्रेल का जो समय रहा वह हमारे ई गार्डनर के बाद शुरू हो गया था, यानी कि 1816 से शुरू हुआ था इनका काल और 35 तक रहा था, 1835 तक। और वही रैमजे की बात करें तो रैमजे किसके बाद आए थे, बैटन के बाद आए थे, क्योंकि रैमजे बैटन के क्या थे, सलाहकार थे। और इसके बाद बैटन के बाद यही अगले क्या बने थे, कुमाऊं कमिश्नर बने थे। तो इनका काल शुरू हो जाता है हमारा रैमजे का 1856 से 84 तक। ठीक है, 1856 से 84 तक रैमजे का काल रहा था। अगला सवाल है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है ए चंपावत, बी अल्मोड़ा, सी काली कुमाऊं और डी बागेश्वर। तो कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है अल्मोड़ा को, ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला सवाल है, निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है, जिसके ऑप्शन है घुंघरू, झांझ, करताल और सारंगी। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं घन वाद्य यंत्र होते क्या हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो क्या हो, मेटल के बने हो। ठीक है, और इसमें मेटल द्वारा क्या आती हो, जो सुरताल हैं वह आते हो। ठीक है, मेटल से सुरताल आते हो। जैसे घंटी है, घंटी हम बजाते हैं तो वो क्या है, एक घन वाद्य यंत्र है, यानी कि उसमें धातु का उपयोग किया गया है, यानी कि मेटल का उपयोग किया गया है। ठीक है, जैसे घुंघरू है, घुंघरू की सुरताल भी किससे आती है, घन से आती है, यानी कि मेटल से आती है किसी भी। ठीक है, घन वाद्य यंत्र। फिर है झांझ, झांझ भी क्या है, हमारा घन वाद्य यंत्र है। फिर है करताल, ये भी घन वाद्य यंत्र है। सारंगी ये क्या है, हमारा तांत या तार वाद्य यंत्र है। ठीक है, तांत या तार वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जिसमें किसी पतली सी डोरी से क्या है, सूर्या तार निकले, उसको क्या कहते हैं हम, तांत या तार वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि गिटार, सब गिटार तो सभी जानते हैं। गिटार क्या है, एक उसमें अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि कहाँ से निकलती है, पतली तारों से, ऐसे तार लगी होती हैं, इनसे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तांत। सारंगी भी उसी तरीके से होता है, तो सारंगी क्या हो जाएगा, हमारा तात वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो 10वें का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन डी सारंगी। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।